हेलो दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो आज का जो वीडियो है बेसिकली साउथ कोरिया में जो रेसिज्म होता है इंडियंस या फिर कोई भी फॉरेनर, तो उनको लेके बहुत सारे इंटरनेट में तो वीडियोस है ही। एशियन बॉस एक चैनल है, बेसिकली एक साउथ कोरियन प्रोपेगेंडा चैनल है जो कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स इंडिया के बारे में नेगेटिव ही दिखाते हैं। और वहां पे लेकिन एक वीडियो में साउथ कोरिया के जो रेसिज्म है, साउथ कोरिया की रेसिज्म के बारे में एक वीडियो था और वहां पे एक इंडियन जो कि अब कोरिया में थोड़ा फेमस है, डिफरेंट रियलिटी शोज, डिफरेंट शोज में वो पार्टिसिपेट करते हैं जहां पे वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्होंने एक चीज कहा था कि जो रेसिज्म इनके खिलाफ हुआ, ही डजंट डिजर्व इट। एक पॉइंट था जब वो लिटरली सोच रहे थे कि साउथ कोरिया को छोड़ दे। Were there any instances, like especially in your early years in Korea, where you felt like maybe it's out of ignorance or prejudice, but you were actually discriminated based on your ethnic background? Not only then, still I guess, still, like I should be honest, like still to a lot of extent, after all these years of hard work, I managed to buy a very nice apartment at the river. The moment I take a cab from, they ask me for some, where are you from? And I say, I'm from India. And so like, you're from India? Why you live in such an expensive apartment? So they assume that you're poor. The guy's like, we don't allow Indians, Mongolians, Vietnamese. Like he took like 5-6 countries. And I was like, wait, one second. What are you like, you just said like you're not allowing. To be very honest, I was about to quit to live in Korea in the first 6 months. Like the first month I must have, because there was no email, so I was writing handwritten letters to my family telling them maybe this is not where I belong at, honestly. लेकिन आज जब टाइम आया है जहां पे वो वहां पे थोड़ा बहुत कोरियंस लोग इनको जानने लगे हैं, तो दिस वाज द टाइम जहां पे वो उस चीज को हाईलाइट कर सकते थे ताकि दूसरे इंडियंस जो कि नए हैं साउथ कोरिया में, जो कि थोड़ा बहुत फेमस भी नहीं है इनकी तरह, उनको वो रेसिज्म फेस ना करना पड़े जो कि वो अपने बचपन से फेस कर चुके हैं। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे उनको बेसिकली एक शो में बुलाया गया और वहां का जो लेक्चरर है, प्रोफेसर है, इतना प्रोपेगेंडा, इतना मिस इन्फॉर्मेशन हिंदुइज्म के बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस लेक्चरर, हिंदूज जो है वो काउस को मास स्केल में स्लॉटर करते थे और हिंदूज जो है, ब्राह्मण्स, वो गौमांस जो है काउ मीट खाके मतलब इतना खाते थे कि फार्मर्स को फार्मिंग करने में मुश्किल होती थी, क्योंकि ब्राह्मण्स जो है वो काउ मतलब गायों को मार के खा जाते थे और गायों की सैक्रिफाइस करते थे। और लिटरली मतलब मैं क्या ही बोलूं। और इतना सारा मिस इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी ये जो बंदा है जो कि रेसिज्म के अगेंस्ट बहुत कुछ बात कर रहा था, इस शो में आके कोई इंडियन भला अपने देश के बारे में इतना मिस इन्फॉर्मेशन सुन भी कैसे सकता है। और ये यहाँ पे ओ अच्छा ऐसा, मतलब जैसे कि वो एक हिंदू होके एक कोरियन लेक्चरर से हिंदुइज्म के बारे में जान रहे हैं, हिंदुइज्म के बारे में वो पढ़ा रहे हैं, कोरियन साउथ कोरियन लेक्चर। डेफिनेटली उनको देवनागरी स्क्रिप्ट तो आता नहीं होगा, तो डेफिनेटली वो साउथ कोरियन कोई इंटरप्रिटेशन जो है हमारे स्क्रिप्चर्स का वो पढ़ के यहाँ पे ज्ञान पेल रहे हैं। और ये जो हिंदू है उनका लिटरली जो भी सुनेगा उनका ब्लड बॉयल होगा हिंदूज का, कितने मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो उनको कुछ बोलने के मतलब बोलना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ दैट वो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि वो एक ओबीडियंट स्टूडेंट है और जो भी कोरियन है वो बहुत उसको पता है हिंदुइज्म और इंडिया के बारे में, और ये स्टूडेंट की तरह, ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह हाँ में हाँ मिलाता जा रहा है। तो लिटरली शेम ऑन यू। आप जैसे इंडियंस ही है, आप बोल रहे थे ना कि डिस्क्रिमिनेशन और ये रेसिज्म क्यों, क्योंकि साउथ कोरियंस खुद को सुपीरियर समझते हैं। और क्यों समझते हैं, जब आप जैसे एक आदमी हिंदू होके, इंडियन होके सामने वहां पे बैठा है और वो आप सुन के हाँ हाँ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप वही डिजर्व करते हैं ना। साउथ कोरियंस भी पता है कि ये आदमी जो है अपने देश का जो है डिफेंस नहीं कर सकता है, तो किस टाइप का कमजोर देश से वो आया होगा जिसको कि अपने देश पे, अपने कल्चर पे, अपने रिलीजन पे बिल्कुल भी प्राइड नहीं है। और यहाँ पे एक लेक्चरर उल्टा फुल्टा बोले जा रहे हैं और वो बिल्कुल मतलब ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह सुनते जा रहे हैं। तो डेफिनेटली ऐसे देश के लोग से जो है वो खुद को सुपीरियर ही मानेंगे। और इसीलिए जो है आप जैसे इंडियंस की वजह से ही वो इंडियंस को इंफीरियर समझते हैं, खुद को सुपीरियर समझते हैं, और आप जैसे इंडियंस के लिए ही वो रेसिज्म करने की जरूरत जो है वो कर पाता है। तो एनीवे चलिए आज का वीडियो देखते हैं, उससे आपको और भी डिटेल्स में पता चल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इन्वेस्ट करने के लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इंडी वर्ल्ड की तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा जो इंडी वर्ल्ड चैनल है यहाँ पे जॉइन फीचर, उसके बाद शॉपिंग,
स्पॉन्सर्स, मल्टीपल अर्निंग ऑप्शन जो है वो एनेबल हो चुका है। तो इसको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए मुझे एक इन्वेस्टर और पार्टनर चाहिए, और एक छोटा सा इन्वेस्ट करके ही जो है आप इंडी वर्ल्ड और उसके साथ ही SC म्यूजिक दोनों चैनल्स का पार्टनर बन सकते हैं। और इसके साथ साथ ही मेरा जो मेन फोकस है, मेरा iWave प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट के म्यूजिक और मूवी इंडस्ट्री के लिए डेडिकेटेड है। आई एम वर्किंग इन सिक्किम राइट नाउ, और एक दो गाने और शॉर्ट फिल्म शूट करने के बाद ही यहाँ के गवर्नमेंट जो है काफी फंडिंग और काफी सपोर्ट मिलता है यहाँ के गवर्नमेंट से। तो अगर आप इन सब चीजों में मेरा पार्टनर और इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। भारत में ब्राह्मणों ने सारा धन और पुरस्कार एकत्र किया तथा लेबर फोर्स का शोषण किया। 노동력을 착취를 했죠. 브라마의 제일 문제인 것 같아요. मुझे लगता है कि ब्राह्मण सबसे बड़ी समस्या थे और अपने अधिकार को और अधिक बढ़ाने के लिए वो पूर्वजों के श्राद्ध क्रिया कर्म में बहुत सारे गायों की हत्या करते थे। 제사를 치른 겁니다. छठी शताब्दी के एक दस्तावेज के अनुसार एक पैतृक संस्कार में 14,400 गायों को मारा गया था। ऐसा कहा जाता है कि पैतृक संस्कार बड़े भव्य तरीके से आयोजित किए गए थे। तो सोचिए, अगर किसी एरा में ब्राह्मण इतने सारे गायों की हत्या कर दे तो दूसरे लोग कैसे जीते होंगे, उस जमाने में जब इंसानों का मुख्य साधन ही फार्मिंग था। इसका रिजल्ट ये था कि फार्मर्स सरवाइव नहीं कर पाती थी, खेती करना मुश्किल हो जाता था और कई किसान अपना पैसा खोकर पॉवर्टी और हंगर में सफर करने लगे। उस समय एक व्यक्ति का सोचने का तरीका ब्राह्मणों के सोचने के तरीके से बिल्कुल अलग था। वो कौन थे? हम उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। 당시 소를 바치면 उस समय गाय की बलि देने से किसानों को बहुत नुकसान होता था, लेकिन बुद्ध के वैल्यूज के अनुसार गायों की बलि नहीं देना चाहिए और इसी से बुद्धिज्म का शुरुआत हुई। गौतम बुद्ध डायरेक्टली हिंदुओं के ट्रेडिशन के खिलाफ जाने लगा और ये कई सालों तक चला। 하게 되는 겁니다. 이렇게 부처는 무소유 इस प्रकार बुद्ध ने नॉन पोजेसिव सैक्रिफाइसेस और हत्या न करने का विरोध करके इनइक्वालिटी साइकिल को तोड़ा तथा सिखाया कि दुनिया में सभी लोग समान हैं। 거죠. लेकिन उसके बाद बिजनेसमैन यानी कि वैश्य काफी सक्सेसफुल होने लगे क्योंकि वो एग्रीकल्चर और कॉमर्स से काफी पैसा कमा रहे थे। बुद्ध के एनिमल किलिंग रोकने के बाद वैश्य के पास काफी पावर आ गया। वैश्य आपने वेल्थ बिल्ड करने लगे और वेल्थ वो आपने साथ ले जाने लगे और ब्राह्मण गरीब होने लगे। वैश्य के पावर आने के बाद कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बैकलैश होने लगे। अब सिचुएशन पूरी तरीके से बदल गया। एनिमल किलिंग से लोगों का स्ट्रॉन्ग डिसैटिस्फैक्शन होने लगा और तब से इंडियन पॉपुलेशन गौतम बुद्ध ने एनिमल सैक्रिफाइस और किलिंग्स के ऊपर जो बैन लगाया था वो खुशी से एक्सेप्ट कर लिए। और इसीलिए आज हम देखते हैं इंस्टेड ऑफ किलिंग काउस आज भारतीयों लोग वेजिटेरियन खाना ज्यादा पसंद करते हैं। इवन उनके कुकिंग ऑयल भी वेजिटेरियन सोर्सेज से बनता है। थैंक्स गॉड, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। वैश्य के पास वेल्थ आने से बहुत बड़ा चेंज हुआ है। दैट्स अ बिग डील। ये चीज फाइनली इंडिया में बदला। चलिए अब देखते हैं इंडिया में सिचुएशन कैसा है। गाय क्या है? क्या इसके अंदर देवता हैं? ऐसा लगता है कि गाय के शरीर पर टैटू है। गाय के शरीर के हर हिस्से में देवता हैं, यहाँ तक कि अंगूठियों में भी। हिंदू धर्म में गाय के शरीर के अंदर कई देवता रहते हैं। 거주하고 있다는 겁니다. 머물러 있다고 하는 그것을 이제 그림으로 그린 거거든요. 그래서 이제 브라마는 अब ब्राह्मण ने पूरा यू टर्न लेके गाय को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र जानवर बना दिया। जी हाँ, उसके बाद से भारत में गायों को लंबे समय तक पवित्र माना जाता रहा है और अब भी गायों से संबंधित त्योहार इसी तरह मनाए जाते हैं। 성시하면서 지금까지도 이제 소와 관련된 축제도 그렇고 이렇게 이제 만들어지고 있는 거거든요. 이런 식으로 힌두교 हिंदुइज्म ने अब अपने पास्ट से अपोजिंग वैल्यूज एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया, क्लैशिंग विद द प्रीवियस वर्जन ऑफ हिंदुइज्म। ब्राह्मण के मिथ्स के जरिए गाय को भगवान बना दिया और उनके भगवान के कई सारे फॉर्म्स को भी अपने लोगों से एक्सेप्ट करा लिया। 활용을 하게 됩니다. अब राम उनके नए भगवान हैं और कास्ट सिस्टम में एक नया मोड़ ले लिया है। ये सब ब्राह्मण के नए तरकीबें हैं अपने पावर्स को नए तरीके से सॉलिडिफाई करने के लिए। 종교적으로 지켜야 할 4가지 인생 목표를 정하는 거였습니다. 근데 이게 सभी धर्म में दुनिया लालच छोड़ने और कोई संपत्ति न रखने की बात करती है, लेकिन हिंदू धर्म इसके बिल्कुल विपरीत है। हिंदू धर्म बताया कि अमीर बनने की कोशिश करें। ये धर्म बहुत अलग है,
लेकिन क्यों? हिंदू धर्म ऐसा ही है। Hinduism is a religion about the social order of living in the world. हिंदू धर्म में काम करना, पैसा कमाना, शादी करना, अच्छा खाना और अच्छी तरह से जीना बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर आपको मटेरियल थिंग्स की जरूरत है, इसका मतलब है कि पैसे या संपत्ति पाने और बचाने के लिए कड़ी मेहनत करें। अगर आप हिंदू हैं तो आपको यही शिक्षा दिया जाता है। अब मैंने आपसे दो बातें कही हैं कि आपका लक्ष्य अपने कर्तव्यों को पूरा करना, अच्छा खाना और अच्छा रहना होना चाहिए। हिंदू धर्म में जहाँ शारीरिक सुख यौन संबंध है और जीवन का लक्ष्य यौन संबंध है, जिसके बारे में बात करते हुए मैं बताना चाहता हूँ, सेक्सुअल इंटरकोर्स अब एक हिंदू आर्ट है, कामसूत्र। आपने एक बार ऐसी फिल्म जरूर देखी होगी। मुझे लगता है कि मैंने टाइटल सुना है। कामसूत्र की शिक्षाएं क्या हैं? ये काम के बारे में एक शास्त्र है। ये शारीरिक सुख के बारे में एक शास्त्र है। क्या ये रेड टैग वीडियो का टाइटल नहीं है? आपने शायद मंदिर की मूर्तियों में दर्शाए गए कामसूत्र की सभी शिक्षाएं देखी होंगी। आपने ये सब देखा है, लेकिन प्रोफेसर फिर से पूछते हैं, इसलिए सब कुछ करना थोड़ा मुश्किल है। एक नजर डालें, मैंने इसे एक बार वीडियो पर देखा है। ये मंदिर 1000 साल पहले बनाया गया था। ये यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज रजिस्टर्ड है। ये जगह है एक्शन। ये टूटा हुआ है। मुझे नहीं पता कि मैं इसे देख पाऊंगा या नहीं। वाह, ये वाकई बहुत बढ़िया है। ये मेरे लिए क्लियर है, लेकिन जो मैं नहीं समझ पाया वो ये है कि जब धर्म की बात आती है तो मुझे पता है कि ये थोड़ा कंजर्वेटिव और रिस्ट्रेंड होने के बारे में है। लेकिन हिंदू धर्म वास्तव में इसके विपरीत है। हाँ, ये विपरीत है। इसीलिए इन लोगों ने रॉक नामक कुछ किया। उन्हें लगा कि ये धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, इसलिए प्राचीन लोगों ने इसे सीखा और ये आधुनिक समय तक चला। 현대로 이어져 넘어오는 겁니다. 로키 씨가 सुना है लोकी का इस टेम्पल के साथ कोई टाई अप था। इसीलिए मैंने सुना है कि तुम वहां गए हो। मैं बहुत समय पहले यात्रा करता था। जब मैं एक गाइड था तो मैं वहां बहुत जाता था। वहां एक जगह है जिसे एग प्लांट कहते हैं और 1000 साल पहले वहां बहुत सी जगहें थीं। हाँ, तुमने जो पहले बताया वह सेक्स एजुकेशन के बारे में प्रसव पूर्व देखभाल का एक हिस्सा है। मैंने यह भी सुना है कि ऐसा कुछ नियम तोड़ने के लिए बनाया गया था। It's ridiculous. Anyway, it's worth going. अगर आप जाते हैं तो 3 दिन और 2 रातों के लिए ये ठीक है। आप इसे 3 दिन और 2 रातों के लिए देख सकते हैं। वहां बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जब आप इसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये काफी चौंकाने वाला है। यही जीवन का लक्ष्य है। अब जब आपने कहानी सुन ली है तो क्या आप ये जानने के लिए उत्सुक नहीं हैं कि धर्म ग्रंथों में क्या कहानियां लिखी हैं? मैं उत्सुक हूं। मैंने रिलेटिवली लो लेवल पार्ट की अपेक्षा की थी। मिस्टर ग्योह्यन, प्लीज रीड इट। हाँ, किस करते समय एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मुंह में जीभ डालता है और जीभ की नोक से ऊपरी मसूड़ों और जीभ के पिछले हिस्से को मजबूती से दबाता है। मजबूती से दबाए। मैं टाइट का उपयोग नहीं करता। वहां होना चाहिए था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से लिखा गया था। इस समय एक आदमी और एक औरत की जीभ एक दूसरे को छूती है। इसे टंग फाइट कहा जाता है। 했는데 이게 괜찮은 건지 이게 되게 참 This is so amazing. 이제 일부 이제 순한 것으로만 이제 뽑아 From the human perspective, कामसूत्र अश्लील है। लेकिन अब अगर आप ऐसा कुछ कहते हैं तो प्राचीन भारत ने ऐसा शास्त्र क्यों बनाया? 그러면 왜 고대 인도에서는 이런 경전을 만들었을까? जनसंख्या में बहुत कमी थी। मेरा मतलब है सेक्स करने का मतलब है शादी करना, इसलिए इसका मतलब है बच्चा पैदा करना। 출산율 चाइल्ड बर्थ। यदि बर्थ रेट बढ़ती है और बढ़ती है तो बहुत अधिक श्रम होगा, और यदि बहुत अधिक श्रम है तो हम कृषि युग में बहुत अधिक धन बना सकते हैं और सोसाइटी का डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल रिलीजन है, इसलिए ये धर्म रियलिस्टिक थिंग्स का अनुसरण करता है और ये पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। ये सच है, लेकिन ये बहुत रियलिस्टिक है। वेरी रियलिस्टिक। 현실적이죠. 거죠. तो सबसे पहले
सियोनिम 453 ने कमेंट किया कि आई लव दैट द पजल अबाउट हिंदुइज्म सीम्स टू बी कमिंग टुगेदर। और लोगों को हिंदुइज्म के बारे में रियल फेस, हिंदुइज्म की रियल फेस और सच्चाई पता चल रहा है। उसके बाद दा पांडा ने लिखा है कि इंडिया एक अद्भुत देश है। जब आप गैंजेस रिवर वगैरह देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप वहां जी ही नहीं सकते। लेकिन जब आप इंडिया के आईटी बेस्ड स्मार्ट सिटीज देखते हैं जैसे कि चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर, देन यू वंडर कि क्या ये सच में इंडिया है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि ये जो एरिया तुम गिना रहे हो अगर इनको कंबाइन भी करे ना तो भी कोरिया से डबल साइज हो जाएगा। तो जिस डेवलपमेंट की तुम ढोल पीटते हो वो डेवलपमेंट कोरिया से ज्यादा एरिया में इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है कि इंडिया की डेवलप्ड एरिया देख के तुम इंडिया की रियलिटी फेस करते हो या फिर कुछ अनडेवलप्ड एरियाज को सिर्फ उसी जगह पे कॉन्सेंट्रेट करके खुद को दिलासा देना चाहते हो। हालांकि दोनों ही केसेस में इंडिया का खाक कुछ ज्यादा नहीं है। इंडिया अपने डेवलपमेंट पे जो है फोकस्ड है। एज एन इंडियन हमें बस ये इंश्योर करना है कि जो डेवलपमेंट कुछ स्मार्ट सिटीज में है वो ऑलमोस्ट हर जगह में इंडिया तक पहुंचे। उसके बाद SDPCJ ने कमेंट किया कि वो हिंदू रिलीजियन ही है जो जीसस के इन वर्ड्स के साथ पूरे तरीके से रेजोनेट करते हैं। जीसस के जो वर्ड्स थे उन वर्ड्स के साथ वो है इफ यू नो द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि बिल्कुल सही, इफ यू नो द ट्रूथ। और अगर आपको ट्रूथ जानना ही है तो सबसे पहले तो ये झोला छाप जो कोरियन प्रोफेसर्स है इनसे आपको छुटकारा चाहिए होगा। उसके बाद यूजर सेटू एक्सन ने लिखा है कि जो भी रिलीजियस जो मिसलिनियस गॉड्स को सर्व करते हैं आर नॉट फ्री फ्रॉम परवर्टेड सेक्सुअल डिजायर्स एंड ह्यूमन सैक्रिफाइसेस। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि लोल, तुम लोग ह्यूमन सैक्रिफाइसेस की बात कर रहे हो और तुम्हारी देश की लड़कियां एबॉर्शन को लेके जो है सर आसमान में करके रखा है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद यूएसए की लड़कियां और इवन साउथ कोरियन लड़कियां जो है यूएसए की लड़कियां बोल रहे हैं कि साउथ कोरियन लड़की को वो फॉलो करेंगे और एबॉर्शन को लेके क्योंकि सरकार जो है एबॉर्शन करने नहीं दे रही है। कुछ एक्सेप्शनल केस में जैसे कि रेप वगैरह वहां पे तो एबॉर्शन होना चाहिए, बिल्कुल वहां पे एबॉर्शन राइट जचता है जहां पे लड़की को फोर्सफुली प्रेग्नेंट किया गया है। बट मेजोरिटी केसेस में ये लोग जस्ट फ्रिवुलस और केयरलेसली अलग अलग लोगों के साथ वन नाइट स्टैंड और ये फिजिकल रिलेशनशिप बनाते फिरते हैं। फिर जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो उसका जो खामियाजा है एक नन्ही सी जान जो है वो भोगता है। तुम लोग बच्चों को सैक्रिफाइस कर रहे हो एबॉर्शन के नाम पे और फिर ह्यूमन सैक्रिफाइसेस के बारे में ज्ञान दे रहे हो इंडिया को। अगर ह्यूमन सैक्रिफाइसेस करना ही हो ना तो तुम्हारे जैसे केयरलेस जो कि बच्चों की जान लेते हैं उनको सैक्रिफाइस करना चाहिए ताकि उनकी जीन्स जो है और उनके बच्चे इस दुनिया में ना पैदा हो जो कि एबॉर्शन के नाम पे दूसरे बच्चों का भी मर्डर करे। उसके बाद इसने दोबारा कमेंट किया कि यूजर सेटू एक्सन ने कमेंट किया कि इंडिया के अनुसार सेक्सुअल इंटरकोर्स ही लाइफ का मेन गोल है, इसीलिए इंडिया इतना पिछड़ा हुआ है। इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि कोरियंस इंडियंस के गलती से सीखे। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अनपढ़ गवार, पहले तो कुछ टर्म्स बोल रहा हूं कि काम से छुटकारा पाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब चीज जो है हिंदुइज्म में ही है, जहां पे पहले से ही हिंदुइज्म में उन लोगों को बहुत ऊपर का दर्जा दिया जाता है। इनफैक्ट जो गृहस्थी जीवन को छोड़ के ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनका दर्जा और भी ज्यादा ऊपर है। ऑन द अदर हैंड तुम्हारे ये कोरियन, अमेरिकन, वेस्टर्न कल्चर जो है, कोई भी लड़का अगर शादी नहीं कर पाता है या फिर उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही हो या फिर वो सेक्स नहीं कर पाया है तो उसको इंसल्ट करते हैं, उसको उसकी मजाक उड़ाया जाता है। ये चीज वेस्ट से ही स्टार्ट हुआ था। तो तू जो बोल रहा है वो उल्टा है। लेकिन साउथ कोरियंस जैसे अनपढ़ गवार जो कि ऐसे प्रोफेसर्स को फॉलो करते हैं उनसे हम और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सियोल होपांग ने लिखा है कि इंडिया को देख के लगता है कि सिविलाइजेशन बनने से लेके संवरने तक पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस एक ही देश के अंदर संपूर्ण हुआ। इन अदर वर्ड्स यू कैन सी द बिगिनिंग प्रोसेस एंड प्रेजेंट फिलोसॉफी, रिलीजियन एंड कल्चरल फॉर्मेशन इन इंडिया। सो इंडिया इज फुल ऑफ फन एंड क्यूरियोसिटी। उसके बाद चो MG4FX ने कमेंट किया कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स रिलीजन से ही आती है और रिलीजन आती है इंसानों के लोभ से, इंसानों के ग्रीड से। उसके बाद ब्रायंस 2192 ने लिखा है कि दुनिया में रिलीजन की उत्पत्ति पोलियोलिथिक एज में हुआ था जब रिलीजन को सोसाइटी के फाउंडेशन के लिए क्रिएट किया गया था। जब लोग जानवर से इंसान बने उस टाइम मॉरल कॉन्सेप्ट्स और स्टैंडर्ड्स नहीं थे। उस वक्त रिलीजियन को बनाया गया मॉरल स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश करने के लिए और उस वक्त यह करना बहुत जरूरी था। उसके बाद एडा जियोनिट ने कमेंट किया कि
I have been to Khajuraho. Some figures were carved with 3 people and others with animals, and they were very elaborate and their facial expressions were very vivid. I heard that Khajuraho was built like that to pray for fertility. उसके बाद रीजन 321 ने कमेंट किया कि देयर इज अ रीजन व्हाई इंडिया इज एबल टू बिकम मोस्ट पॉपुलस कंट्री। उसके बाद वॉचर 6274 ने कमेंट किया कि मुझे लगता है कि जिस देश में फिजिकल प्लेजर को लेबर्स अपने आर्ट और प्रोडक्टिविटी के जरिए दर्शाता है, उस देश की पर्सपेक्टिव काफी मॉडर्न है। इट्स अ थॉरोली मॉडर्न पर्सपेक्टिव एंड इंटरप्रिटेशन।